यहाँ पर कोलबेज का जो ट्रिक था वो क्या था समझने की कोशिश करो सारे लोग। कोलबेज का ट्रिक कहाँ गया है? नहीं आएगा। चलो देखो, सॉरी कोलबेज बोल रहा हूँ, जेलडाल्स का ट्रिक। जेलडाल्स का ट्रिक देखो, थ्योरी सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। किसके लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, है ना? नाइट्रो के लिए करते हैं, अजो के लिए नहीं करते। और जो भी से जैसे प्रीडिंग जैसा कोई नाइट्रोजन हो लगा हुआ तो उसके लिए नहीं करते हैं। मेनली करते हैं नाइट्रोजन का एस्टिमेशन फ्रॉम अमोनिया और NH2 वगैरह हो तो इससे करते हैं। एनिलीन से होता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं था। थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रिक बता रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ट्रिक है सिर्फ। सो एक आप वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डालो और 4 वर्टिकल लाइन ऐसे डालो, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालो और 3 वर्टिकल लाइन डालो। डाल लिए क्या? तो किसके लिए किया मुझे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखो आप अमोनिया, यहाँ पर लिखो आप H2SO4 और यहाँ पता क्या लिखो, यहाँ पर लिखो आप NaOH। देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो x होगा। x क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन, देखो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Mb हो जाएगा। H2SO4 का ट्वाइस ऑफ Mb। तभी मैंने 2 लाइन यूज की है। मेरी बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने 2 लाइन इसलिए यूज की है कि इसका n फैक्टर 2 होता है। यहाँ एक लाइन इसलिए यूज की है क्योंकि इसका n फैक्टर 1 होता है। ये होता है बाय H2SO4 यूजिंग H2SO4 एसिड या फिर HCl एसिड, है ना? तो यहाँ मैंने HCl ले लिया और यहाँ पर NaOH। देखो इसकी n फैक्टर 1 थी तो मैंने 1 ही लिया है। वर्टिकल लाइन बात समझ में आ गया? ठीक है, ये तो दोनों सकता है, H2SO4 दे सकता है और आपको HCl भी दिया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई सबको? गुड। तो अब देखो यहाँ पर सिंस इसकी कितनी होती है का n फैक्टर 2, तो मैं यहाँ लिख दूं इसकी ट्वाइस ऑफ Mv मोलैरिटी टू वॉल्यूम दिए रहेंगे आपको। जैसे होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि आपका क्या था, नाइट्रोजन था, उसमें आप ड्रॉप से डालते हो, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 10 ml 20 ml ऐसे वाला डालते हो, समटाइम्स 50 ml 100 ml भी डालते हो ड्रॉप वाइज, एस्टिमेट करने के लिए कि कितना उसमें है नहीं है। कैसे एस्टिमेट करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्विवेलेंट टू अमोनिया वगैरह कुछ मिल जाएगा आपको। आप अमोनिया कराओगे H2SO4 से तो कितना इक्विवेलेंट H2SO4 का है उतना ही इक्विवेलेंट अमोनिया का होगा। तो सारी बातें भूल जाओ, वो कंसेप्ट की बात थी। या तो देगा किससे होगा किससे नहीं होगा, या न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, तो अब इसके इक्विवेलेंट 2 Mv, इसका हो जाएगा Mv क्योंकि NaOH है ना। ये बात समझ में आई? समटाइम्स NaOH दिया ही नहीं रहेगा। जब NaOH नहीं दिया है तब 0 मान लेना। क्या मान लेना? 0। लिख लो इस बात को। इफ NaOH not given, if NaOH not given, if NaOH not given, take it 0। यहां भी अगर ये NaOH नहीं गिवन है तो टेक इट 0। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, इसी को मानते हैं x। h नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन Mb माइनस Mb। दोनों सेम नहीं है, माइनस मत कर देना। 2 Mb माइनस 1 Mb इज इक्वल टू 1 Mb। नहीं, ये है अलग Mb, ये है किसका? और ये किसका है? तो माइनस मत कर देना मैथमेटिकली। सर 2 Mb माइनस 1 Mb, सर 1 Mb, वो बातें नहीं करना है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, और मान लो कि अगर NaOH नहीं होता तो ओनली x इक्वल टू 2 Mb। अब यहां से निकलता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या निकालते हो आप? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना था बताओगे कोई? ये था 1.4 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन W0 था। देखो तो ये था क्या? और x पता ही है आपको 2 Mb माइनस Mb। क्लियर है क्या? ट्रिक बढ़िया था वैसे, आप यूज करके देख लो। जो क्वेश्चन तब था अब वो क्वेश्चन भी विदिन मिनट सॉल्व हो जाएगा। देख लो सारे लोग, यहां पर भी वही हो जाएंगे। यहां पर x क्या हो जाएगा आपका HCl का, तो ये हो जाएगा Mb, ये हो जाएगा Mb। H इज इक्वल टू Mb ऑफ एसिड माइनस Mb ऑफ बेस। और दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 0 ले लेंगे। तो यहां से वैसे ही हो जाएगा आपका परसेंटेज नाइट्रोजन नथिंग बट 1.4 डिवाइडेड बाय W0 इनटू x। ठीक है मजेदार ट्रिक? बताओ
अब इस ट्रिक को अप्लाई करें, देखो कितना मजा आएगा। अभी अप्लाई नहीं किया इसलिए आप नया लग रहा होगा। देखो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके तो दिमाग भी लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ना 100 लगाना है कहीं, ना कहीं 1000 लगाना है। अब कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। 1000 100 सबको कट पीट करके 1.4 आया हुआ है। बस समझ में आई? देख लो जो आपके पास मॉड्यूल है उसमें क्वेश्चन देख लिए क्या? अब चलते हैं किसके पास? क्या सब आता वो कैंसिल करके 1.4 आया, चेक कर लो। सब कुछ कैंसिल करने के बाद बहुत कुछ आता है इसमें, करने के बाद सिर्फ 1.4 अपॉन W नॉट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो पहले, है ना? आप देख लो कौन सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो सारे लोग प्लीज लुक एट द क्वेश्चन गिवन ऑन योर मॉड्यूल ऑन द जेल्डल्स मेथड। सॉल्व देखो, मजा आएगा बहुत ज्यादा। प्लीज सॉल्व करो, बहुत ज्यादा सही लगेगा आपको ये टेक्निक। NS3 का भी MV होगा ना? NS3 का MV नहीं समझा बच्चा, फिर से बोलो। जैसे यहाँ पे 2 MV लिखा है ना, स्पेस होगा। हाँ हाँ, MV होगा ना NS3 का। किसका? NS3 का। NS3 कुछ नहीं लेना, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारे जो वॉल्यूम थे कट फिट करके सिर्फ ये आया फार्मूला आपका, देख लो। एक्स बस निकालने आपको आना चाहिए। एक्स क्या था? MV ऑफ एसिड माइनस MV ऑफ बेस करके तो देखो, तब तो मजा आएगा, फील आएगा। सबसे होगा ये 7th क्लास का बन गया अभी मैथ। 2 महीने करके दिखाता हूं, आप कर नहीं रहे उसको। यार कहां है, निकाल के दो। सर वेट 41 क्वेश्चन नंबर 60। चलो बता दो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कितना है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? अमोनिया इवॉल्व्ड 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम। द कंपाउंड न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर। H2SO4 दिया है क्या? यस। कितना दिया है वो? इसका मोलैरिटी कितना है? 1 मोलर दोनों बने। मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 10 ml 10 ml है। और एनएमएस दिया है क्या? नहीं सर। तो 0 ले लूं। x क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ MB माइनस 0। हां सर आ गया सर। 2 इनटू मोलैरिटी कितना है? 1 इनटू 10 20 हो जाएगा। यस सर। अब फॉर्मूला लगा दो इस वाले फॉर्मूले में। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20। बोलो तो हो जाएगा 4 to 28 और 28 से 556 है ना? यस सर। 5 हो जाएगा ना? तो 2.8 हो जाएगा। 5 के 20 सर नहीं सॉरी 280 by 0.5 अराउंड 3 कितना जाएगा बताओ? 286 56% देख लो 56 आ जाएगा। जाओ ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5 14 5 और 14 by 4 हाँ 56 हो जाएगा। कर लिया मैं, अरे मैं मैथ में था पहले, मेरी रीड थी ये भी था। हाँ तो आ गया 56%। वो टाइम लगा, कुछ भी नहीं करने थे। वो m by v by b by 2 क्या क्या फॉर्मूले थे, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो गया। तो चुप रहो बालक। नहीं बट आपने बोला था कि सर ले लो जो था नहीं में चला, कोई दिक्कत नहीं। एनएमएस देता तो यहाँ पर कुछ और हो जाता, जो ही बात है। ध्यान रखना वॉल्यूम होगा ml में। 17 NaOH इसमें 17 में NaOH का -12 हाँ करके देख लो, हो जाएगा बालक। हो गया ना? अब चले किसके पास? डुमास का ट्रिक के पास। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें डुमास का ही न्यूमेरिकल। डुमास न्यूमेरिकल बहुत प्रेडिक्टेड ज्यादा आ रहा है। पिछली बार जेल्डस पूछ लिया, इस बार जेल्डस का पूछ सकता है क्वेश्चन या डुमास का क्वेश्चन पूछ सकता है। और डुमास बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में समझा रखा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि पूछेगा डुमास का ही न्यूमेरिकल। फिर वहां ज्यादा है नहीं, कुछ नहीं लायक। बात समझ में आ गई? शेड्यूल तो वही है, कार्बन वाला याद है? ये देखो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन, x y z प्लस x प्लस y by 2 CuO। ये बताना है एक बार। तो ये हो जाएगा कार्बन। देखो ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक इसका भी है भाई साहब। कार्बन कितना है? एक है क्या? तो ओनली एक CO2 होगा। तो देखो यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। हाइड्रोजन देखो क्या हो जाएगा? YH2O। और जितना यहाँ पर दे रखा है ना x प्लस y by 2 CuO, उतना ही कर दो x प्लस y by 2 Cu। एक और बच गया है N2। देखो N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा पता है कितना? Z by 2 N2।
प्लस Z/2 into, और एक और होगा आपका वाटर कितना हो जाएगा, H है ना, तो Y/2 वाटर। देखो सही है क्या, वाटर हो गया क्या, तो वाटर तो Y/2 होना चाहिए। देखो एक बार, वाटर Y/2 होना चाहिए, कंफर्म कर दो मुझे, Y/2 है ना। अब पूछो कैसे मैं लिख लिया ट्रिक को, इतना बड़ा कैसे याद कर लिया, पूछो। देखो 1 कार्बन है यहाँ पर, X कार्बन है, तो X कार्बन ले लिया मैं। यहाँ पे देखो Y हाइड्रोजन है, तो वहां 2 हाइड्रोजन है, तो Y/2 कर दूं, H2 में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ मैं Y जितना था उसको हाफ करूंगा तब तो यहाँ 2 आएगा हाइड्रोजन। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 into Y/2 Y आ जाएगा, बस कर दिया। वैसे जितना कॉपर में ऑक्साइड में कॉपर था X plus Y/2 उतना ही कॉपर ले लिया, X plus Y/2। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितना था यहाँ पर Z, और यहाँ है N2, सही है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो Z/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 था ना, आ गया Z नाइट्रोजन 1, ये तो याद ही हो जाएगा। यही आया था जेईई मेंस 2021 में कि X का वैल्यू दे देता 6, जिसको याद होगा वही सॉल्व कर पाएगा। देखेगा यहाँ पर X Y Z की कुछ वैल्यू दे देगा, अब पूछेगा कि बताओ बैलेंसेशन क्या है। मैंने किया ही नहीं O2 का बैलेंस, क्यों करूं मैं ट्रिक बताया आपको याद रखने के लिए, जो मेन एलिमेंट है उसका बताया बस आपको, O2 को नहीं किया, O2 अपने आप हो जाएगा। देखो फॉर्मूला यही होगा, मुझे खुद याद हुआ 10 दिन पहले, आज तक याद नहीं हो रहा था मुझे। चलो डन हो गया क्या ये बातें, डुमास में चले, डुमास से जो ट्रिक है जल्दी कर बच्चा, बहुत कम टाइम है अपने पास, बहुत कम टाइम, बताओ मतलब कैसे बताओ। जीओसी में हमने 15 दिन निकाले सर, पर जीओसी सारा पता बताया हूं, मॉडल जगह बताया जीओसी 1 जीओसी 2 सब आपको नहीं, देखो मॉडल समझ तो बताया हूं, वहां पर कार्बीन नहीं है, कार्बीन बताया हूं, नाइट्रोजन बताया हूं, बेंजीन बताया हूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सारा डिटेल में बताया हूं। देखो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताया हूं। बाकी का ऑर्गेनिक 15 दिन में नहीं डोंट वरी, टाइम तो लेगी, टाइम आपको एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। कैसे 15 कैसे भी, 1.5 महीने है सर, आप सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। हां लूंगा, बट अभी क्या है ना 11 को जाता है, 11 को 31 जनवरी कंप्लीट करना है, सोचो जनवरी को देता हूं, फरवरी आपको दे दूंगा, हमें तो 28 महीने में 6 मार्च तक चले जाएंगे। जब करने पे आ जाओगे ना, हां कोई उतना मत सोचो, जो हो रहा है उसको से करो, जो हो गया हो तो करके रखो। बच्चे प्रॉब्लम यही है, जो हो गया आपको कुछ कमांड नहीं है, और जो नहीं हुआ बैठ कर रोते रहेंगे सर इतना बाकी है सर। अरे जो हो गया उसमें कितना कमांड है देखो। आ जाओ यहाँ पर डुमास में, डुमास में टिक तो और भी मजेदार है यार। डुमास का स्क्वायर होना, स्क्वायर बन गया। अरे देखो सारे बात तो करो मेरे से। यस सर, यस। डुमास को डिवाइड बाय 2 कर दो, कर दिए। यस सर। यहाँ परसेंटेज और इंटीग्रल निकालना है आपको, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड आपकी तरह है ना। यहाँ पर होता है प्रेशर, यहाँ पर होता है वॉल्यूम, यहाँ पर होता है मास, और यहाँ पर होता है टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओगे आप, स्टैंडर्ड वाली लाइन प्रेशर ऊपर है कि नीचे है? बोलो बोलो, नीचे है। और मास का ऊपर है कि नीचे? टेम्परेचर के ऊपर है कि नीचे? और वॉल्यूम के ऊपर है कि नीचे? बस इसी ट्रिक का मैं यूज करूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। आगे आ जाओ, उनको भेजो आगे, आ गया, यहाँ बैठो, इधर कर दो, तो अपनी जगह बिल के आगे बैठेंगे, क्वेश्चन लिखने आए हैं। अच्छा उधर गया, यहाँ बैठ। यार बच्चों के साथ को 11th के बच्चे भी नहीं करते इतना। आप तो देखो ध्यान से, यहाँ पर तो परसेंटेज अपना लिख दूं, P अपॉन स्टैंडर्ड नीचे है कि ऊपर? नीचे है ना, नीचे लिख दो। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? बार में बताओ, 760 में ऑफ जी लिख दूं, 760 mm ऑफ जी, और स्टैंडर्ड प्रेशर अपना स्टैंडर्ड। एक बार बात बताऊं, यहाँ पर ना ये जो प्रेशर है P, इसे पता है क्या होता है? समटाइम्स A माइनस करते हैं, ये दिया रहेगा एक्वस टेंशन। क्या दिया रहेगा? एक्वस टेंशन दिया रहेगा भाई साहब।
क्लियर है? तो या तो कर दो, नहीं दिया तो जीरो ले लेना, p माइनस जीरो। बोलो आपके ऊपर है, समझा तो कर दो। तो p माइनस ए ही होता है हमेशा। इसको मॉडल में आपका p1 लिख रखा है, वेयर p1 इज इक्वल टू p माइनस ए। अगर एक क्वेश्चन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, p माइनस जीरो, और दिया है तो p माइनस ए लिख दो, है ना? पापी, पास और p स्टैंडर्ड, है ना? पापी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम के नीचे है क्या? स्टैंडर्ड के ऊपर है? नीचे है। कितना होगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम? 22,000 नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? मास, मास के नीचे स्टैंडर्ड है कि ऊपर स्टैंडर्ड है? ऊपर है, तो मास लिख दूं, और ऊपर कितना हो जाएगा? मोलर मास किसका? नाइट्रोजन का। कितना होता है? 28, सही है? इनटू टेम्परेचर ऊपर है कि नीचे? अरे नीचे है ना, तो नीचे और ऊपर क्या है? स्टैंडर्ड कितना होता है? 273। अब मल्टीप्लाई में देखो, देख लो आ जाएगा इससे। आपको दिक्कत होगा ये v, क्या दिक्कत होगा? v2। तो ये तो निकालते हैं यहाँ से, p1 v1 अपॉन t1 इक्वल टू p2 v2 अपॉन t2। ये तो है आपका स्टैंडर्ड, कितना? 273, और ये कितना? 1 बार, और ये तो दिया रहेगा आपको, ये हमेशा दिया रहेगा, तो v2 निकल जाएगा। यही है ये v2, यही है ये v2। मजा नहीं थी ना? फॉर्मूला याद करना ना कुछ, या फिर क्या ट्रिक में था कि 8w0 था कुछ, 8w0 28/2 by v2 upon w। हाँ भाई, तो सर 0.1 8w0 हो जाएगा ना वो तो, है ना? तो क्या था? v2 8w0, और यहाँ था क्या आपका? w1 था क्या? कुछ तो था, w1 नहीं था, रुक जा, परसेंटेज नाइट्रोजन है ना ये। तो सर वो तो वेट था सर, वेट। हाँ बताओ बताओ क्या था फॉर्मूला था, चलो बताओ। 0.105 0.105 परसेंट और मल्टीप्लाई बाय v by x। v by x x, यही था। हाँ, और इसको अगर खोल के लिखोगे तो 28 अपन में 22,400। हाँ मुझे वही बताओ ना, 28 कौन? 22,400 अपन v by x into v by 28 v by x into 100। हाँ देखो 0 0 गया, 28 से कट गए, तो बीच में बोल रहा था तो 0.1 v2 अपॉन 8w0, और ये w था x क्या था? अरे x क्या था बालको? w0, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो आपको दोनों थोड़ा आसान होता है, इसको हटा दो, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यस सर। परसेंटेज नाइट्रोजन, ये भूल जाओ तो ये याद ही रहेगा। रेक्टेंगल बनाओ, क्या लिखो वहां पर? PVMT, बीच में स्टैंडर्ड की लाइन, जहां परसेंटेज मास होगा यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज, और यहाँ पर होगा 100, और यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन बीच में। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे लिखो स्टैंडर्ड, नीचे से ऊपर आया तो ऊपर लिखो स्टैंडर्ड, सबको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है इतना? फिर कैसे नहीं पढ़ना है क्या? हाँ तो इम्पोर्टेंट है दो ही, डिस्टिलेशन इम्पोर्टेंट है एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा जाओ आप नीचे, नेक्स्ट मॉड्यूल अगले क्लास में कर देगा सर। छोड़ी करना सर, नहीं छोड़ना तो सर नहीं यार, तो क्रोमैटोग्राफी तो कम से कम बताऊंगा सर होमवर्क दे सर। वो पत्ता पीस के पेपर में डाल के सर को पढ़ा मैंने कहा लो सर, मेरे बड़े तो लेकिन उसमें कुछ लिखा होगा ये प्रोटोकॉल की और डिस्टिलेशन आर्टिफिशियल कंपोनेंट उससे कुछ नहीं, और स्टील डिस्टिलेशन भी सर। हां पैरा नाइट्रोफिनॉल और हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, आज कंप्लीट भी करेंगे। हाइड्रोकार्बन मैं एल्केन अल्केन नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, प्रॉपर्टीज
मिल जाएगा तो चलो देखो यहाँ पर अब सारा हो गया अपना, टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखो प्यूरिफिकेशन ऑफ, सर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दो सर। बता रहा हूँ देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसे ऐसा पाऊंगा सारा SN1 SN2 E1 E2 E1 CV सब बताऊंगा। वही बताओ। हाँ अभी क्या जानना है, ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मेरा नहीं है ना, इसे लेकर क्या कोई था वहां पर? मैं चले सकते हैं। हाँ हाँ देखो रिटर्डेशन फैक्टर सब ये है, हम लाइन कर रखा ना। चलो देखो यार जो है तो ये होता है डिफरेंट मेथड है ना। फर्स्ट लिखो सब्लिमेशन। क्या लिखो? सब्लिमेशन। सेकेंड क्या होता है? सब्लिमेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड होता है आपका डिस्टिलेशन एंड फोर्थ होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो डिस्टिलेशन पर 1 स्टार और क्रोमेटोग्राफी पर 3 स्टार, क्योंकि पूछेगा तो इससे पूछेगा, इससे पूछने के चांसेस थोड़ी बहुत है। अब देखो पूछेगा क्या, थोड़ी सी ध्यान रखना कि एग्जांपल पूछेगा, किसके लिए करते हैं, है ना, और क्या यूज करते हैं, इनको करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट 2 का तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन का मेथड भी इंपॉर्टेंट है, किस मेथड से क्या है कंसेप्ट एंड ऑल, ये पूछेगा। तो फर्स्ट 2 का तो सिर्फ एग्जांपल पूछेगा, सब्लिमेशन का और क्रिस्टलाइजेशन का। तो कर लेंगे इनके एग्जांपल जो भी बातें थी। सब्लिमेशन क्या होता है? देखो अब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट वो प्योर नहीं होंगे, वो इम्प्योर होंगे। कैसे होंगे? इम्प्योर। तो वहां पर आपको क्या करना है कि उस जो इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आपको प्यूरिफाई करना है। और उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करने के लिए? उसको प्यूरिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जरूरी नहीं है सब्लिमेशन से करते हैं तो क्या होगा सब्लिमेशन से कि सबका तो नहीं कर पाएंगे। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट करते हो और सीधा वो सॉलिड गैसेस में वेपर फिल हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, जैसे नैप्थलीन वगैरह होता है ना, नैप्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन, और क्या होता है आयोडीन, बेंजोइक एसिड। हाँ सॉलिड से सीधा वेपर में, और कूल करोगे तो वेपर से सीधा सॉलिड में आ जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो एग्जांपल लिख लो, सब्लिमेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन, कैम्फर। लिखो नहीं तो फिर मॉड्यूल में कसम अंडरलाइन कर लो, उतना ही काम कर लिया। वेरी गुड। पेज नंबर 30। नेक्स्ट चलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कहाँ चलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन तब करते हैं व्हेन कंपैरेबल क्या हो, बताओ? सॉलिबिलिटी क्या हो? कंपैरेबल। लिख लो, वहां पर दे भी रखा है, अंडरलाइन कर लो कि जब सॉलिबिलिटी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इम्प्योरिटी का कंपैरेबल हो देन वी नीड टू यूज, क्या यूज करते हैं वहां पर हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। चलो देखो क्रिस्टलाइजेशन और क्या क्या बातें हो जाएगा। कंपाउंड इम्प्योरिटी सुटेबल फॉर द सॉल्वेंट मेथड। हाँ अब इसमें है कुछ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, सब कुछ नहीं है। लास्ट में देखो सबसे एग्जांपल होगा। बेंजोइक एसिड तो किसके लिए करते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन? देखो क्या है, द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल स्लोली अनडिस्टर्ब्ड इन अ बीकर as soon time is crystal pure compound form. When crystallization is complete are separated by the mother liquor by filtration. Filtration तो क्या करते हैं इसमें, आपको याद है बेरियम क्लोराइड्स या हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 डीलिक्विसेट होते हैं, उनके साथ वाटर क्रिस्टलाइज होते हैं। अब उनको वाटर जो क्रिस्टलाइन है ना, उनको हम लोग थोड़ा हीट करके, और जब उनकी सॉलिडिटी के डिफरेंस थोड़ा बहुत कंपेरेबल हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो वहां से हम लोग फिल्टर मेथड से अलग अलग कर लेते हैं। क्या सॉलिडिटी डिफरेंस थोड़ा बहुत है तो फिल्टर कुछ अलग हो जाएगा, दूसरे पार्ट अलग हो जाएंगे, इम्प्योरिटी अलग हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या सबको?
तो नेक्स्ट में है रिमूवल ऑफ कलर। समटाइम्स द क्रिस्टल ऑब्टेन्ड आर स्लाइटली कलर्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सर्टेन कलर इम्प्योरिटी। इन सच केसेस क्रिस्टल आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट एंड ट्रीटमेंट। चारकोल, हाँ अब वहां पर हम सिलिका यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिलिका, चारकोल वगैरह या एल्यूमिना। वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ना, सो ऑब्जर्व कर लेंगे अपने आप में। चारकोल यूज कर लो अगर कलर का डिफरेंस आ रहा है तो, क्योंकि कलर का डिफरेंस आ रहा है इट मींस कि वहां पर कुछ इंप्योरिटी अभी और भी है। क्लियर है? तो वहां पर आप सिलिका जेल वगैरह यूज कर सकते हो, एल्यूमिना यूज कर सकते हो। क्लियर की बात है? यहां से बहुत रेयरली है आएगा तो सॉल्यूशन। देखो एग्जांपल भी 3-4 सेटिंग दे रखा है, याद एग्जांपल नहीं दे रखा है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल कुछ दे रखा है क्या बताना? नहीं है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं आएगा। क्रिस्टलाइजेशन आएगा तो इनऑर्गेनिक में आएगा, वहां पर क्रिस्टलाइजेशन का आएगा। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। तो ये आ सकता है भैया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का स्टार था, एक स्टार तो यहां भी डाल दो, सब्लिमेशन पर ही डिस्टिलेशन में पढ़ाऊंगा और क्रोमेटोग्राफी में पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखो डिस्टिलेशन क्या करना है। डिस्टिलेशन में पहले डिस्टिलेशन को समझो आप कि डिस्टिलेशन होता क्या है। देखो एक ना ब्यूरेट ले लेना, क्या लेना, ब्यूरेट। फिर इसको क्लोज कर दो और अपना थोड़ा फेवरेट काम कर लो, क्या कर लो, आग लगा दो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और पिपेट लगा दो या बिरेट जो भी बोलते हो आप, है ना। यहाँ पर बल्ब लगा दो और इसको कंटेन कर लो यहाँ पर, है थोड़ा नहीं बढ़िया लगा रहा हूँ बट समझ लो क्या करना है आपको। देखो मान लो कि यहाँ पर एयर डाल दिया, मैंने समझा रहा हूँ कि है क्या ये मेथड। एयर में क्या होता है, N2 और O2 मेजरली। आप जब आप N2 बनाते हो, अगर आप O2 बनाते हो तो इसी मेथड से बनाते हो। यहाँ पर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे N2 का, तो N2 का होता है अबाउट 72 केल्विन के आसपास, O2 का होता है 91-90 के आसपास, है ना। तो रफली बता रहा हूँ, 1-2 डिग्री कम ज्यादा कम होगा, 92 केल्विन के आसपास। सर्च कर लेगा तो गूगल पर 72 तो याद होगा नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 80 या 90 होगा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस होता है तो हम लोग आते हैं पता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है दोनों के बीच में, या फिर मानो डिफरेंस है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो अब एक को बॉईल करोगे, एयर में O2 N2 दोनों है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी का है N2 की, तो जल्दी बॉईल हो जाएगा, बॉईल होकर वेपराइज हो जाएगा। N2 उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है, इधर आ जाएगा, कंटेन कर लेंगे, बॉईल उसको बंद कर देंगे। N2 और O2 का, N2 का होता है 72, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 कितना होता है 72 पॉइंट समथिंग केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2 कितना होता है 90.8 केल्विन। देखो दादा कंफर्म कर दो इसमें तो नाइट्रोजन इन केल्विन, केल्विन 77 किसका, नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन 93 होगा, 92 टाइम लगता है। चलो देखिए 90.19 केल्विन, 90.1 चलो यार दोनों था थोड़ा बहुत क्या ही 36। अब देखो इन दोनों के बीच में 15 केल्विन से भी कम का डिफरेंस है क्या। तो जब भी 30 केल्विन से कम हो तो हम लोग वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन, वही मॉड्यूल में लिख लो, इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो तो अब यहां से देखो N2 निकल गया, N2 निकल गया, N2 निकाल दिए, N2 निकाल दिए, फिर अगली बार हीट करेंगे तो O2 जाएगा, O2 निकाल लेंगे, फिर अगली बार CO2 वाला कोई जा सकते हैं। अपने को मेनली N2 एंड O2 की प्रिपरेशन करनी थी, हो गया क्या। तो ये होता है डिस्टिलेशन मेथड। अब समझते हैं ऑर्गेनिक में डिस्टिलेशन क्या कर रखा है, इसी के आसपास दे रखा होगा प्रोसेस। वही है लिक्विड टू वेपर, हीट करोगे तो, और कूल करोगे तो फिर से लिक्विड में चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टेड टू लिक्विड इनटू वेपर, और बाय कूलिंग दैट वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो लिख लेना वहां पर कि जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होते काम करते हैं।
नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है बहुत अच्छा किसमें करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन प्यूरिफाइज दोज लिक्विड which are quite stable at their boiling point and impurities present in non-volatile liquids such as benzene, toluene, ethanol, acetone, chloroform और क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। देख लो बहुत एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत ही वहां कर लो उसको पूरा अंडरलाइन या हाईलाइट। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म है ना, ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या करते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। अब समझने की कोशिश करो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। तो यहाँ पर लिखो कि कंपैरेबल बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, डिफरेंस लेस देन 30 केल्विन होना चाहिए, डिफरेंस लेस देन 30 केल्विन होनी चाहिए, डिफरेंस लेस देन 30 केल्विन होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गया सबको? तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। देखो क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, हाँ तो देखो लिखा है 10 केल्विन टू 30 केल्विन है ना, देखो 10 केल्विन टू 30 केल्विन हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में करते क्या है कि आप ना कंचे वंचे डाल दो। मान लो आपके पास पहले था कुछ, दो मेथड ऐसे होते हैं इसमें। आप देखो ना ये मेथड मॉडल बहुत सारा डायग्राम दे रखा था। आप पास डिस्टिलेशन कर रहे हो लैब में ना, देखो आपके पास एक बीरियड था, आप इसमें मान लो किसी दो को कर रहे हो। अब जिसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है 10 टू 30 केल्विन के बीच में डिफरेंस ही है बस, जैसे कि N2O2, तो उसको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करेंगे? तो करते क्या है, सब काम सेम ही करते हैं हम लोग, सब काम सेम ही करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा कुछ डाल दो कंचा वगैरह। ये क्या है? कंचे, या भी ऐसे करते हैं हाँ? नीम की गोटी डाल। अब क्या होगा कि जिसका वेपर पे मान लो कैसे बन रहा था, जिसका कम होगा था उसको रोक के रखेगा नीचे, बाकी को पास कर देगा, तो अलग अलग टाइम पर दोनों अलग निकल जाएंगे। समझ में आ गई क्या? तो बस सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ डाल देते हैं तो थोड़ा कंप्रेस करेगा, जिसकी पावर कम था तो रोक रखेगा, रुको जाने दो उसको, जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा थी उसको जाने देगा आगे पास, बाकी वो थोड़ा रोक कर रखेगा, क्योंकि 2-3 कंपोनेंट है ना आपका वहां पर, इम्प्योरिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इम्प्योरिटी में भी 2-3 और इम्प्योरिटी हो सकती है। बात समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्या? गुड। किसके किसके लिए करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मिक्सचर व्हिच कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पोजेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, सही है क्या? मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, सही है क्या? मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, सही है क्या? बोलो। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, सही है क्या? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लियर है? और दे रखा है नॉन वोलेटाइल, याद करो पढ़े थे 16 चैप्टर में, याद है? एग्जांपल्स, क्लियर है बातें? एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट कर चुके। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन, क्या करते हैं? अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। प्रेशर में क्या करेंगे? रिड्यूस कर, है ना। देखो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो मेनली ग्लिसरॉल के लिए करते हैं, ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल which decomposes at its boiling point 563 Kelvin can distill without decomposition at 543 under 12 mm of Hg pressure। तो देख लो यहाँ पर बस वही जो नाम है वही इसका काम है, जो नाम है वही से काम है, बस पढ़ लो देख लो सारे। यहाँ कुछ समझने लायक है नहीं, बसा विशेष कुछ भी नहीं है, विशेष अब टॉपिक आ रहा है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी प्लेट, मस्त ग्लास वगैरह होगा, दिखाऊंगा कहाँ हो रहा है कैपिलरी और कहाँ हो रहा है ग्रेविटी। ये हो गया क्या? देखो सारे यहाँ कुछ पूछने में ज्यादा कुछ है नहीं, ग्लिसरॉल का याद रखो, उसका प्रेशर ध्यान रखो और प्रेशर कम किया जा रहा है वो ध्यान रखो। कर लिए सारे? पढ़ो एक बार, करो को जल्दी करो, मैं क्लास ले रहा हूँ। भाई दोनों असल में भाई वो मैं दोनों ही है।
हो गया। व्हाइट पेज देना सर, आप ही हो वो जो रूम वो आरसीएम 2 में क्लास में वो पेपर डाल के छोड़ के गए थे। उसको मैं ही साफ करा था सर। अच्छा है क्या? उसी में स्टूडेंट आया था हम लोग 11 था लोगों। सर तो क्रोमेटोग्राफी थोड़ी होगा इसमें, उसके लिए तो वो चाहिए ना। मानो तो भगवान ने तो पत्थर मान लो कि है उसका सॉल्यूशन, मान लो कि पेज ही आप प्रैक्टिकल सीट ले ले तो अल्कोहल चाहिए, मान लो कि अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल मंगा दो यार, अल्कोहल मंगा दो, मिथनॉल पियोगे? नहीं मर जाऊंगा सर। अच्छा ऐसा है क्या? इथेनॉल पीते हैं। इथेनॉल डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड नो डाइल्यूट नहीं, ये कहते हैं 5%। हाँ सर, डिस्टिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है ना? पता है सुन देगा ये तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बाल को, तो नेक्स्ट क्या आ गया? स्टीम डिस्टिलेशन। देखो स्टीम डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन, अरे आप वेरी और आप अगली बार यहाँ आओगे सर इसलिए कर रहा है, इसके मैं मुझसे नहीं सर क्या बता बाल अधिक मारना नहीं, अभी नहीं, छुट्टी के बाद। हाँ छुट्टी के बाद। तो इधर देखो सारे, मार दे। देखो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा? द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द डिस्टिलेशन फ्रॉम द सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड विच आर, ये तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ऑप्शन में देगा तीनों चारों और ऑल। तो देखो ध्यान से कि जब क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, हैव हाई मोलिकुलर मास होगा, हैव फेयरली हाई वेपर प्रेशर होगा अबाउट 373 केल्विन पर, और क्या होगा? आर volatile steam but impurities present in them is non volatile। बात समझ में आ गया? Miscible with water or steam। तो एग्जांपल याद रखना भैया, एनिलीन इन वाटर, एग्जांपल क्या हो जाएगा? एनिलीन इन वाटर, नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखो, एक है एनिलीन, सर इससे तो 2020 और 2017 दोनों में कुछ हाँ भाई साहब 3 बार 1996 1997 में पूछा था, उसका पता नहीं 2020 याद रखो 3 बार एनिलीन एंड वाटर। देखो सारा कंसेप्ट फुलफिल कर रहा है क्या? चार देखो ध्यान से वहां पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इतनी बात समझ में आई सबको? चलो सारा कंसेप्ट लोग फुलफिल कर रहा है। ये बताओ किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर? और आपको याद हो जब आपको H बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, वहां बताया था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में H बॉन्ड होता है। क्या होता है? H बॉन्ड होता है ना? और H बॉन्ड होता कैसा है? ऐसा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, बोलो, तो इसके बीच में H बॉन्डेड है। क्या है? H बॉन्ड होने की वजह से कौन सा H बॉन्ड है? इंट्रामोलिकुलर, है ना? तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है? डिक्रीज। बाकी सभी जगह H बॉन्ड से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। याद करो सॉल्यूशन चैप्टर, याद आया? जब मैं डाला था चावल डाल दिया था उस पानी में, चावल डाला था तो वेपर प्रेशर कम बन रहा था और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई थी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इनवर्सली रिलेशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? तो ये बात पे ध्यान रखना है आपको। बताओ तो वेपर प्रेशर किससे ज्यादा होगा, ऑर्थो का कि पैरा का? ऑर्थो का। ऑर्थो का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑर्थो एंड पैरा वेपर प्रेशर, और ऑर्थो में और पैरा में बॉइलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। भाई साहब देख लो, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं बता पास। पढ़ाता ही नहीं क्या कुछ आ गए लोग। अब टॉपिक इतना हो गया ना इंपॉर्टेंट, और अब बोल दिया ना एनटीए वाले टेक्स्ट बुक से ही पूछूंगा, टेक्स्ट बुक से ही पूछूंगा। मुझे क्यों लगा था ऑर्गेनिक में ना थोड़ी सी और मतलब थोड़ी क्या बहुत आगे जाना पड़ेगा। फिर मैं इंटरव्यू देखा अभी
टॉपर का मतलब उसमें एनसीईआरटी से आए थे एग्जाम्पल आएंगे, बट थोड़े से था, आपको हाई लेवल जाकर देखना पड़ेगा, इसलिए है ना। जब आपको 10 तक तक जाना है ना, 10 तक टारगेट रखोगे 12 तक चढ़ना है, तो 10 रखोगे तो 8 तक जाओगे, 12 रखोगे 10 तक थक जाओगे। डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी मॉड्यूल से, बस थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूंगा, थोड़ा ज्यादा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको आसान लगने लगे। एनसीईआरटी को आसान करने के लिए ना कुछ रिजल्ट यूज करने पड़ते हैं बाहर से, और एनसीईआरटी में कोई बात लिख देता है सिर्फ समझते रहो, उसकी बहुत बड़ी मीनिंग है। यस सर, तो समझाने के लिए यूज करूंगा, कंटेंट बहुत ज्यादा बाहर से एडवांस इतना नहीं दूंगा, जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में तो मोर देन इंफॉर्मेशन मोर देन नॉलेज, यस सर, तो उतना भी इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत ट्रिक टेक्निक है, बहुत मजा आएगा इनऑर्गेनिक में। डोंट वरी, डोंट वरी, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी होगी आपकी ऑर्गेनिक में। चलो यहाँ बात हो गई, तो बस यही बात है यहाँ पर, बोलो आगे चले। हाँ, सर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है बताओ। This technique is normally used to separate the certain organic compound solid dissolved in water by shaking with the suitable organic solvent. The process called extraction is done separated funnel. The organic solvent selected should be such that the given solid must be more soluble in organic solvent than in water. और organic solvent है तो नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलना चाहेंगे, वाटर में क्यों घुलना चाहेंगे, तो वैसा ही सॉल्वेंट सिलेक्ट करनी है। समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट, वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शुड नॉट बी मिक्सेबल विद ईच अदर। तो वाटर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें मिक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो मिक्सेबल नहीं होने चाहिए आपस में। बात समझ में आ गई। लिक्विड और लिक्विड मिक्सेबल होते हैं, पता है आपको, सॉलिड लिक्विड सोलुबल होता है, ये बात नहीं पता होगा आपको, ये पता होगा, दूसरे वाले भी पता होगा कि मैं पढ़ा चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर। लिक्विड इन लिक्विड मिक्सेबल, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबल, है ना। गैसियस इन लिक्विड इनसॉल्युबल। याद करो सॉल्यूशन का चैप्टर जहां पर था, कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ, याद है। चलो अब आ जाओ, ये आपका 60वां आपका चैप्टर है, मतलब प्यूरिफिकेशन। ये तो बस एग्जाम में चल रहा था और मजाक चल रहा था। सबसे पहले रिवाइज इसी करना, फिर डिस्टिलेशन और फिर सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन तो देख लो। मैं तो ये बोलूंगा नहीं क्योंकि आ गया तो फिर तक बच्चे क्या बोलते, सर ने बोला था कि ये नहीं करना, है ना, तो वो मुझे नहीं चाहिए। टाइम मिले तो बिल्कुल कर लेना, टाइम ना मिले तो पहले क्रोमेटोग्राफी, देन डिस्टिलेशन, देन सब्लिमेशन। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो क्रोमेटोग्राफी लिखो ध्यान से, कोई बंधु आ जाओ सर बैक खड़ा यहाँ पे है, बहुत दवाई साहब यहाँ आप ही आ जाओ सर बुक ये एक भी आ जाओ, एक यहाँ आ जाओ, उसे भेज दो, आ जाओ, एक यहाँ आ जाओ, वैसे ही बैठोगे। हाँ ठीक है, बैठो अभी, है ना। अभी इस बार पढ़े गए कुछ बात करते हुए मेरे अलावा किसी से, कि सही नहीं होगा। अच्छे बच्चे हो फिर समझा के छोड़ दिया, ये अच्छे बच्चों में सारा काफी होता है। देखो ध्यान से यहाँ पर लिखो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पता है किसके लिए करते हैं? नहीं पता होगा किसके लिए करते हैं। कलर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए वो डिफरेंट, क्रोम मतलब क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, जो ट्रिक है ये कलर डिफरेंस होगा तो करेंगे, है ना। क्रोमा मतलब कलर होता है, क्या होता है, इन लैटिन वर्ड। तो जब कलर का डिफरेंस होगा तब करोगे, कलर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का आपका इससे जुड़ा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो अच्छी बात है कि आप जानते हो। एक जो बात है जो आप जानते ही नहीं हो, समझ ही नहीं पाते हो कहाँ कहाँ लगाना है, अब लगाना है जब लगभग सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, इम्प्योरिटीज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कोई नहीं बताएगा ये बात। सॉलिडिटी भी सेम हो जाए, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टिलेशन, सब कुछ जो भी जानते हो अभी तक, कलर को छोड़ दोगे। सर डेंसिटी मतलब डेंसिटी भी सेम हो जाएगा लगभग। डेंसिटी अलग होती तभी तो क्रोमेटोग्राफी होता है सर। हां डेंसिटी लगेगी, थोड़े से देखो, मतलब पहले तो बात करो लगभग सब सेम, तभी तो चढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल, है ना। डिफरेंस होगा कलर का, डिफरेंस होगा कलर का, और डेंसिटी ज्यादा नहीं होगा। देखो चढ़ने का मतलब है, उतरने का मतलब है कि डेंसिटी का नहीं,
वो एब्जॉर्बेंट का पावर का, एब्जॉर्प्शन का पावर का। डेंसिटी डिफरेंस बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट डेंसिटी डिफरेंस होगा तो सारे लोग ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएंगे। तो ज्यादा मैं नहीं मानता कि ग्रेविटी की डेंसिटी का डिफरेंस की कंसेप्ट यहाँ पर यूज की गई है। जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो लिखो कि लगभग सारे, हाँ ये तो लिख ही लो कि बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन, और एब्जॉर्प्शन पढ़ा चुका हूं आपको, याद है ना? यस सर, पढ़ा दिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है इस 3 स्टार पॉइंट, डबल स्टार पॉइंट कि फॉर दोज कंपाउंड हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी टू देयर इम्प्यूरिटी, टू देयर, बोल दो बालक, कौन सी इम्प्यूरिटी जो आप निकालना चाहते हो। तो जनरली कलर डिफरेंस हो सकता है, बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर डेंसिटी में ले लो, तो थोड़ा सा डेंसिटी का भी डिफरेंस होगा, है ना? डेंसिटी एंड कलर की डिफरेंस हो सकती है यहाँ पर। मेनली तो होता है कलर का ही। इतनी बात समझ में आ गई किसके लिए करना है, क्या करना है, जब सिखाऊंगा मैं, है ना? कलर का डिफरेंस के लिए करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये होता है दो तरीके का, कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और एक होता है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है? एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन। एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी लिखो और एक लिखो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एडजॉर्प्शन के भी दो होते हैं। कॉलम तो बहुत पूछ रहा है, तो टीएलसी पूछेगा इस बार। जे मेंस में कॉलम क्रोमैटोग्राफी में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं जे मेंस, और जे मेंस भी एनडीए लेता है। तो जब 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डाल दे रहा है सब क्वेश्चन, तो अपनी तो 50 क्वेश्चन है, आ जाएगा यहाँ से। तो जीओसी मान चलो कि 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा और एक इनडायरेक्टली, और 1-2 इनडायरेक्टली, जो कि आपका बेस बनाएगा 12th वाला, है ना? तो जीओसी अगर अच्छे से पढ़े हो तो ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, है ना? और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़े हो तो 5-6 क्वेश्चन कर सकते हो इनऑर्गेनिक वाले, ठीक है? ये दो कौन से होते हैं? एक होता है कॉलम क्रोमैटोग्राफी और एक होता है टीएलसी, प्लेट थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी। एक होता है सीसी, एक होता है टीएलसी। सीसी टीएलसी, सीसी टीएलसी, सीसी कॉलम क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो अब हम जा रहे हैं किसके साथ? सीसी के साथ। किसके साथ? देखो सीसी कौन है? कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, तो कॉलम यूज करोगे, बोलो। इसको तो बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं इसको? चलो सीसी के वर्ड में क्या लिखा है? टीएलसी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। आप समझो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मेथड। कैसा है? बहुत प्यारा। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में देखो क्या क्या करते हैं हम लोग। तो एक तो आप लोग क्या ब्यूरेट, ब्यूरेट बोलते हैं ना इसको, ट्यूबेट कहते हैं सर। क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट डालते हैं ड्रॉप वाइज। जैसे इसमें टूटी भी लगा होगा ना, ट्रीटमेंट बोलते हैं। हाँ, दूसरा अरे वो तो ट्रीटमेंट, अरे ठीक है भैया, झगड़ा नहीं करना। ये है ब्यूरेट। क्या है? ऐसा मैंने लैब की है बहुत सारा कॉलेज में ट्रीटमेंट बना रखा है ना सर। बना कुछ भी रखा है। चलो ठीक है, ब्लू बनाता हूँ मैं ट्रीटमेंट। यहाँ एक वन लगा दो, क्या लगा दो? और यहाँ पर थोड़ा नली लगा दो, जब नली जमा बीकर जब ये अलग अलग कर लोगे ना तो अलग अलग कलर का आपको मिल जाएगा। बोलो, मान लो कि यहाँ पे इसमें होगा ए, इसमें होगा नहीं, ये होगा सी, यहाँ होगा बी, यहाँ होगा ए। ये सब अलग अलग हम लोग कर लिए इम्प्यूरिटीज और सारा सब अलग अलग सब्सटेंस। ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कॉटन का उल देते हैं, ना मोटा ना पतला, ना ज्यादा ना कम। क्या है बताओ? कॉटन। इसके जस्ट ऊपर हम लोग सिलिका का लेयर लगाते हैं, सिलिका जेल। क्या लगाते हैं? सिलिका जेल।
क्या लगा दिए? सिलिका जेल बनाने का मेथड आपको नहीं जानना। तो बनता कैसे है? क्लोरोफॉर्म डाल के बनता है ना, मार्केट में मिलता है ना। सिलिका जेल डाल कर थोड़ा सा उसको घोल बनाते हैं और उसको जब तक सूख जाता है ना उसका सिसिल क्लोरोफॉर्म, तब तक घोल बनाकर पेस्ट जैसा डाल देते हैं। डाल दोगे? और जरूरी नहीं कि सिर्फ सिलिका जेल, एल्यूमिना भी डालते हैं क्या? ये बालक एल्यूमिना भी डाल सकते हो, है ना। बर्न प्रिवेंट करता है ना? क्या करता है? बर्न प्रिवेंट। कैसे बोलो? बर्न जलने से हाँ बता सकता है, बर्नॉल की तरह लगा है ना। तो यहाँ पर आप एल्यूमिना भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो ये जो है ना थ्योरी इसका, ये है दो यहाँ पर होंगे, एक होगा मूवेबल, एक होगा आपका स्टैटिक, एक होगा मोबाइल, है ना। दो पार्ट पर है इसका। कितने पार्ट हैं? एक होता है मोबाइल पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज, दो पार्ट्स मिलकर बना हुआ है, और पार्ट 2 है स्टेशनरी फेज। पार्ट 2 क्या है? तो स्टेशनरी फेज में हम लोग एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल। सर पेपर, अच्छा वो दूसरा सिलिका जेल यूज कर लोगे। तो कैसा है, मोबाइल है कि स्टेशनरी है? स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है। क्या है? स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है। क्या है? स्टेशनरी फेज। और यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग? अब एक मूवेबल फेज डालेंगे। देखो यहाँ पर सिलिका ब्रैकेट में लिखा है स्टेशनरी फेज के, ये एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल Al2O3 आपने जाओ उस पेज पर। देखो ध्यान से यहाँ पर सिलिका जेल हो गया। हाँ आप देखो इसको डालो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या डाल दो? ऑर्गेनिक कंपाउंड। A+B+C, देखो मैंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ A+B+C, मतलब कंपाउंड है और उसमें अलग अलग कलर की इम्प्योरिटीज हैं, तो सारे उसी में मिक्स है। दिखेगा अपने को कलर भी, अभी अपने को कलर भी दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसको ऊपर डालते हैं हम लोग क्या? सॉल्वेंट, जो कि कैसा होता है? मोबाइल फेज। क्या डालेंगे? सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट, नॉट ओनली सॉल्वेंट। आप पानी डालोगे तो बात बन जाएगी। सुटेबल सॉल्वेंट जो कैसा होता है? मोबाइल फेज, मतलब घूमता फिरता। मोबाइल मतलब घूमता फिरता, घूमने वाला। क्या? घूमने वाला, बिल्कुल। इतनी बात हो गई सबको? आगे बढ़े। अब आगे कहाँ बढ़ोगे? सर कलर अलग कराओ। रुक जाओ, अब इसी बता दूंगा। देखो ध्यान से, ये देखिए सब लोग। अब काम स्टार्ट करूं। अब देखो क्या करोगे इसको, थोड़ा सा क्या होगा कुछ देर बाद में कि अलग अलग कलर दिखने लगेंगे आपको। ये देखो इसमें था ना ABC, यहाँ देखो ब्लू, फिर देखो ग्रीन, और फिर आपका व्हाइट, अलग अलग कलर में दिखने लगेंगे। तो मान लो कि है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। ये बात इतनी। ABC दिख गया आपको? झूठ मत बोलना। ABC दिख गया? बोलो। तो अब एक बार निकालो A, एक बार निकालो B, एक बार निकालो C। सर जब नीचे सबके- स्टेशनरी फेज है, हाँ कॉटन आपने भरी रखा है, तो एक पिगमेंट निकलेगा कैसे? बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। पता है कॉटन क्यों यूज करते हैं हम लोग? नहीं, वो मूवमेंट को स्लो होने के लिए, आराम से होने के लिए, है ना। कॉटन वहां पर कुछ नहीं ज्यादा, उसका फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है एल्यूमिना का, सिलिका जेल का, जो एक अच्छा एब्जॉर्बेंट है, जो ऑब्जर्व नहीं होगा उसके सरफेस पर, उसको ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने देगा। ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने देगा। जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है ABC में, वो वहां पर रुक जाएगा उसके पास,
बोलो। तो अलग अलग कलर को डिफरेंशिएट कर देगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बात समझ में आ गई? तो देखो ए बी सी में किसका ज्यादा पावर होगा बताओ मुझे आप। ए बी सी में एब्जॉर्प्शन पावर किसका ज्यादा होगा? सर ए ऑब्वियसली ए का, तभी तो ये रुका हुआ है उसके सिलिका जेल पर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया सिलिका जेल। जिसमें नहीं था ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे और उनको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। यही थी आपकी क्या? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। किसमें? नहीं ये तो रुक गया ना बच्चा। मैं अच्छा मतलब हूँ एब्जॉर्बेंट और आप में एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, तो आप मेरे पास रुक जाओगे ना, मैं अपने पास रोक लूंगा आपको। अब बाकी में नहीं निकल जाएगा आप। अच्छा ऐसे हाँ, तो मान लो सी निकल गया, फिर भी निकल गया, एक बार में निकला था, ये रुक गया वहां पर। एब्जॉर्प्शन पावर नॉट हाइड्रोफिजिकल कंसेप्ट। बोलो सर हाँ। एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। जब सेंट्रीफ्यूगेशन से हम कलर अलग कर ही सकते हैं तो इतना तामझाम करने का क्या जरूरत है? सेंट्रीफ्यूगेशन में पता है आपको इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ यूज करना पड़ेगा। तो उसमें तो सिर्फ डाल के घुमाना ही तो है। नहीं वैसे नहीं होता। नहीं मैंने देखा ये भी दो संस्था ऐसा कुछ यूज नहीं किया, सिलिका यूज की हो, कॉटन वूल यूज की हो, बहुत सस्ता होगा। पहली बात है बहुत सस्ता होगा। एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अरे बालक देखो ध्यान से, सही है कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए। वैसे इम्प्योरिटी देखो आप उससे कलर अलग कर सकते हो। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इम्प्योरिटी है, हम इम्प्योरिटी अलग कर रहे हैं, कलर नहीं अलग कर रहे हैं। और भी मेथड है बट ठीक है, ये वाला ज्यादा सही है। ये है इतनी बात क्लियर हो गई आपका। कॉलम क्रोमेटोग्राफी डन। ध्यान से देख लो, तो डाउट है पूछ लो, नहीं तो इतनी पढ़ना है। और अगर मॉड्यूल देखना, एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दे रखा हुआ है। एनसीईआरटी में कितने दे रखे होंगे? 3। और वो बीरेट था। पिपेट तो होता है पतले से लेकर के डालते हैं सब पिपेट। वही होता है ना, ऊपर पे प्रेशर। चलो ध्यान पर आगे बढ़े। देखो ध्यान से आप चलते ध्यान से देखो यहाँ पर। नेक्स्ट है टीएलसी प्लेट, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो पहले तो टीएलसी प्लेट आपको बनाना चाहिए। तो टीएलसी प्लेट होता क्या है? कुछ नहीं होता है, एक बकवास है, कांच का टुकड़ा। क्या है? बिल्कुल सबसे नीचे वाला बॉटम पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर पर एक पेंसिल से मार्क कर दो। क्या कर दो? कितना है ऊपर पर? 2 सेंटीमीटर। कहां से 2 सेंटीमीटर? बॉटम लाइन से। देखो वहां पर लिख रखा होगा आपका बेस लाइन से। बेस लाइन है बॉटम पॉइंट से। कहां से? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, बोल दो बालक, बेस लाइन। अब देखो इस पर 0.2 mm का थिक सिलिका जेल का लेयर लगा दो। लिप पता है लिप? याद है? मैं देखा हूं अपने बहुत, जब मैं छोटा बच्चा था ना, मेरी दादी मम्मी, तो गैस सिलेंडर था नहीं, मैं तो बिहार से हूँ, मैं गैस सिलेंडर आया था 2003-2004 में, है ना। तो और बाकी फिर उसके बाद में देखा हूँ 10 तक बनते हुए। जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन पर मिट्टी की लेयर लगा दी जाती है ताकि जो जलता है ना, काले काले दाग लग जाते हैं उस पर, वो ना लगे। सर एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर लाइन बनाई। सर वो धोने में इजी हो एक ले लो ऐसा, दो कोई मुझे दो ऐसा। क्या सर? पेज दो, पेज सर वही तो पेज होता है ना। हाँ वो पेज दो जल्दी। सर ये पेपर होता है, ग्लास होता है। ग्लास होता है भाई, 3 ग्लास है बोला मैं। वो ग्लास है अच्छे क्वालिटी का, मतलब ठीक है प्योर ग्लास, उतना नहीं चाहिए, आधा चाहिए। अरे सर पानी में डुबा के अभी तो कुछ मैं कर नहीं कराऊंगा। वो पेपर चलो मान लो क्या मान लो, तो समझ जाएंगे। चलो ये आपका ग्लास था, क्या है? सॉरी ग्लास का प्लेट है ना। टीएलसी प्लेट का बोलेंगे जब ये ग्लास हो, इस पर आपका 0.2 mm का थिन लेयर लगा दिया सिलिका जेल का। इसका सिलिका जेल का प्रिपेयर कर लोगे, नहीं करोगे तो भी आप सिलेबस में नहीं है कि सिलिका जेल प्रिपेयर कैसे करनी है। फिर जानना होगा तो 12 का मिल लेना, लैब में करनी है। अब इस पर क्या करो कि 2 mm ऊपर एक लाइन लगा दो। लगा दिए?
बोलो डाले 2 MJ। यस सर। ठीक है, अब इसको ले जाते हैं जार में। देखो ध्यान से, वरना याद नहीं होगा तो मुझे मत बोलना। इसको डाल देते हैं इसमें। यहाँ आपको बेसलाइन पता भी है 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या